हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, इसके पहले का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें रवि कुमार सियाग सर की जो कॉपी उस पर डिस्कशन किया था कि आंसर लिखने के दौरान हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो आंसर राइटिंग का जो एक स्किल है उसे इम्प्रूव करने में जो टॉपर्स की कॉपियां हैं वो तो हेल्पफुल है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसकी एक स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में और कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए। राइट, मतलब इंट्रोडक्शन को कम समय में कैसे लिखें, किस वे में लिखें, वैसे ही कंक्लूजन पर बात करते हैं कि कम समय में कैसे लिखें और किस वे में लिखें, मेन बॉडी में क्या लिखना चाहिए। इन सब पर पे क्या कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो देखना चाहिए, जो ये सीरीज के जो वीडियो आ रहे हैं सभी देखने चाहिए, ताकि एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में रहें। आज का जो लेक्चर है वो गौरव कुमार सर की जो कॉपी है उस पर आधारित है। 2022 के टॉपर हैं गौरव कुमार सर, और जो रैंक रही है वो 226 है। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर जो गौरव सर ने लिखा वो आंसर भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनः विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा करें। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, भूमिका लिखनी होती है। ओके, भूमिका या यूं कहें तो परिचय लिखना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि कई बार कह चुका हूँ कि जो मेरे पास जो क्वेरी आई है कई सारे स्टूडेंट की, ये आई हुई है कि उनको भूमिका और परिचय लिखने में 10-10 मिनट का समय लग जा रहा है। राइट, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। तो इसको कम कैसे करें, हमें कैसे पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, यदि मुझे यूसीसी पढ़ना होता, समान नागरिक संहिता में जो टॉपिक पढ़ता, तो मैं क्या करता। मैं पढ़ने के दौरान जरूर ये सोचता कि इन फ्यूचर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनने की संभावना है, और यदि बन भी गए तो मैं ऐसे कौन सी भूमिका तैयार करूं कि जो सब पे फिट कर सकूं। कुछ ऐसा सोच लेता। ये बिगिनर जो है उनकी मैं बात करूं शुरू में, और लगभग मान लीजिए आप एक टाइम के बाद ये तरीका हर जगह अपनाते हैं तब भी सही है। तो मैं क्या करता कि यूसीसी पे क्या करता कि एक ये भूमिका तैयार करता। मान लीजिए प्रश्न आता कि भाई बताइए, क्या वर्तमान में यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, इससे इसके लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, बताते हुए उपाय सुझाएं, कुछ ऐसा मान लीजिए होता। तो मैं क्या करता कि सबसे पहले भूमिका में ये लिखना, पहले से ही अपने माइंड में ये प्रिपेयर करता कि इस तरह के प्रश्न आते, तो मैं ये लिखता कि संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में निहित आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, जिसमें पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, राइट, तलाक आदि कानूनों में एक रूपता प्रदान करने की बात कही गई है। ऐसे करके मैं क्या करता, भूमिका की समाप्ति करता। मतलब यूसीसी क्या है इसके बारे में तो सबको, मतलब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यूसीसी के बारे में तो पता ही होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर यूसीसी का एक सामान्य परिचय दे दिया, और साथ ही साथ कुछ संवैधानिक जो तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल 44 ये भी ऐड कर दिया। इससे क्या हुई, हमारी भूमिका स्ट्रांग हो गई और नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ गए यहाँ पे। दूसरा, जैसे कि मैं इसके पहले के भी एक लेक्चर में लिथियम पर आधारित था वो प्रश्न, उस पर मैं जब चर्चा कर रहा था तब बताया था कि लिथियम पे जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि लिथियम उत्पादक देशों का वितरण देते हुए इसके भू राजनीतिक पहलुओं व पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा करें। तो ऐसे प्रश्नों पर भी मैंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा मत सोचिए, आप लिथियम का एक समान परिचय दे दीजिए कि भाई लिथियम है क्या, इसके अनुप्रयोग कहाँ पर हैं, ये कुछ ऐसे बताते हुए आप परिचय दे दीजिए। आप एक बार जो पिछला वीडियो देख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से हम भूमिका या परिचय लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो पूरा का पूरा जो ये प्रश्न है 7वीं अनुसूची पर टिका है। तो सबसे अच्छा है कि आप एक बार क्या करेंगे, 7वीं अनुसूची को समझा दें कि 7वीं अनुसूची होती क्या है। राइट, ये 7वीं अनुसूची है क्या। तो आप लिख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 246 में जो संसद है और जो राज्य की विधानमंडल है, वह जो राज्य की विधानमंडल उनकी जो विधायी शक्तियां हैं उनका सीमांकन करता है। और यह सीमांकन 3 सूचियों पर आधारित है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। राइट, संघ सूची में यहां बताइए कि इस पर कानून, ऐसे लिख दीजिए, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। और यहां पर लिखिए सिर्फ राज्य को है, ऐसा करके बहुत ज्यादा विस्तार मत दीजिए, राज्य को है। और यहां पर लिखिए दोनों को है, ऐसे करके दोनों को है, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी। बस आपने क्या कर दिया, एक भूमिका आपने तैयार कर दी, लिख दी। ओके, चलिए अब इसके मेन बॉडी पे चलते हैं कि अब भूमिका के बाद हमें मेन बॉडी में क्या लिखना होता है। ओके, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं कि क्या आप सहमत हैं, किससे सहमत हैं कि 7वीं अनुसूची पर पुनः विचार करने का समय आ गया है। तो आप मेन बॉडी में क्या करेंगे, आप बताएंगे बिल्कुल भाई हम सहमत हैं, इसके पक्ष में आप बात करेंगे। अब सहमत हैं तो आपके पास दो, मतलब आप जब जो संवैधानिक प्रावधान है जब इनके बारे में आप सोचेंगे ना, तो इसको दो तरह से सोच सकते हैं कि पुनः विचार करने का समय क्यों आ गया है। दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि वर्तमान में कुछ ऐसे विषय
दिख रहे हैं या आ चुके हैं, जिनको यदि 7वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो इससे संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है या संसद है, वर्तमान में कुछ ऐसे संशोधन कर रही है, कुछ विषयों का हेरफेर इधर उधर कर रही है, इस वजह से ये 7वीं अनुसूची विवाद का मुद्दा बन गया है, इस वजह से इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए, राइट। अब पुनः विचार किया जाना चाहिए तो आप सहमत हैं, पॉइंट लिखेंगे। जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, पहला पॉइंट यदि लिखना हो तो क्या किया गया कि राज्य सूची के 5 विषयों को उठा करके किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। ओके, समवर्ती सूची में, जिससे आप देखेंगे कि राज्य सूची में जहां पहले 66 विषय थे वो अब कम होकर के कितने हो गए, 61, और समवर्ती सूची में जहां पहले 47 विषय थे वो बढ़ के कितने हो गए, 52, राइट। अब आप ही बताइए कि राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया जाएगा और जहां पर दो राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होगा, केंद्र का होगा। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है, केंद्र सशक्त हो रही है, तो इस वजह से भी पुनर्विचार का मुद्दा उठा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा यदि लिखना हो तो आप देखेंगे केंद्र जो संघ सूची है, संघ सूची में ज्यादा विषय हैं, 100 विषय हैं संघ सूची में, राइट, और सब में देखिए कम है, 61 है, 52 है, तो यहाँ पर केंद्रीकरण दिख रहा है। तो एक पॉइंट हम ये भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा ये ऐड कर सकते हैं कि वर्तमान में जो स्थानीय निकाय हैं, जो स्थानीय जो पंचायतें हैं, ये ऐसे कार्य कर रही हैं जो कहीं ना कहीं समानता को बढ़ावा दे रही हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हैं। तो ये कहा भी जा रहा है कि विद्वानों के द्वारा कि एक चौथी अनुसूची भी हो जानी चाहिए, अब ऐसा कहा जा रहा है, राइट। और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये 1935 का जो अधिनियम है, उनके जो प्रावधान है, अधिकांश प्रावधान उन पर आधारित हैं, इसलिए भी मतलब पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो एक पक्ष आपका ये हो गया मेन बॉडी में। अब आता है सेकंड। अब मैंने कहा है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं, जहां पर सहमत आए तो आप सहमति के साथ साथ असहमति भी व्यक्त करेंगे, राइट, असहमति भी दिखाएंगे। लेकिन यहां पर आप जब असहमति दिखाएंगे तो थोड़ा जबरदस्ती का मुद्दा लगेगा कि आपने जबरदस्ती ये पॉइंट ठूसा है कि असहमति दिखा रहे हैं। यहां पर जरूरी नहीं है। जरूरी कहां पर होता, मान लीजिए अभी ये प्रश्न होता कि 15वें वित्त आयोग ने के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि जो हेल्थ सब्जेक्ट है उसको राज्य सूची से हस्तांतरण करके समवर्ती सूची पर कर देना चाहिए, क्या आप इस मत से, इस सुझाव से सहमत हैं? तो यहां पर आप पक्ष और विपक्ष में बात कर सकते थे कि यदि आप हेल्थ वाले सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ सकता है सकारात्मक रूप से, क्या प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, बात कर लेते। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है ना इस तरह का नहीं है कि जिससे आप इस पर इसके विपक्ष में भी बात करें, क्योंकि आप देखें तो जो चौथी अनुसूची है इसकी बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये संघवाद और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको ही बढ़ावा दे रही है। यदि जो संसद है उसे संशोधन करने की शक्ति दी गई है तो कुछ सोच समझ करके ही संविधान सभा के सदस्यों ने दी है। यदि इस तरह के संशोधन किए गए हैं तो इसके विपक्ष में लिखना तार्किक नहीं होगा। ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये क्या करें कि एक संतुलित रास्ता अपनाएं कि जो बड़े बड़े आयोग इसके संदर्भ में गठित किए गए हैं, जैसे पुंछी आयोग है, सरकारी आयोग है, इनके जो सुझाव हैं उनको आप यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई देखिए ये चीजें करनी चाहिए। जो पुंछी आयोग है, जो सरकारी आयोग है, इनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। और होता क्या है कि आप चाहें तो इसी को एक तरह से लिख दें, बाद में निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन निष्कर्ष लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए अभी हम आगे बात कर रहे हैं। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि आप इस बात को ध्यान दीजिए कि यहां पर हम सहमति तो दिखाएंगे लेकिन असहमति के पक्ष में नहीं लिखेंगे। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा ठूसा हुआ लगेगा, तो इससे हमें बचना, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति, प्रश्न का नेचर ऐसा नहीं है। जबकि ये होता है कि 15वें ये वाला क्वेश्चन यदि होता है कि 15वें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि हेल्थ सब्जेक्ट को जो स्वास्थ्य विषय है उसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर देना चाहिए। यदि ये आप क्या इस विचार से सहमत हैं, इस पर होता तो आप बिल्कुल पक्ष और विपक्ष, सहमति असहमति दोनों दिखाते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, राइट। चलिए एक बार इसको फिर से मिटाते हैं और कुछ प्रश्नों की तुलना करते हैं। थोड़ा आप लोग का जो ये मतलब मेन बॉडी को लेकर के, पक्ष विपक्ष को लेकर के जो एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है उसको थोड़ा और कम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इसके पहले एक लेक्चर जो और अपलोड किया था वहां पर मैंने शैडो कैबिनेट की बात की थी। थोड़ा हट करके बात कर रहे हैं लेकिन आपके काम की है। शैडो कैबिनेट की बात की थी। शैडो कैबिनेट की बात ये की थी कि शैडो कैबिनेट कैसे, जो विपक्ष है, नहीं हाँ, शैडो जो प्रश्न ये था कि जो विपक्ष है वो संसद में वर्तमान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें कैसी अपनी भूमिका निभाता है, क्या शैडो कैबिनेट जैसी व्यवस्था को अपना लिया जाए तो जो संसद है उसे कुछ हेल्प मिलेगी, उसके लिए क्या कुछ वो सहायक होगा ये शैडो कैबिनेट। तो हमने क्या किया था कि इसके पक्ष में पूछा था कि आप अपने विचार दीजिए। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या वहाँ पे किया था, शैडो कैबिनेट के पक्ष में लिखा था कि हाँ भाई यदि शैडो कैबिनेट आ जाए तो बहुत अच्छा है, इससे जो केंद्रीय कार्यपालिका है बहुत ज्यादा उत्तरदायी होगी। फिर इसके विपक्ष में भी लिखा था कि यदि आप शैडो कैबिनेट ला देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ये कैबिनेट होगा इसमें जो विपक्ष की पार्टी के जो सदस्य हैं इसमें मंत्री पद के लिए होड़ मच जाएगी, तो कुछ नकारात्मक चीजें भी दिखेंगी। अंततः निष्कर्ष में मैंने ये बता दिया था कि देखिए भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो शैडो कैबिनेट है मतलब जो बाहरी देशों की जो व्यवस्थाएं हैं यदि वर्तमान में अपनाने की बात की जाए तो थोड़ा हम बचेंगे उससे।
लेकिन जो वर्तमान में हमारे संविधान में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा पहले से इंक्लूड कुछ चीजें कर ली गई हैं, उनके उन्मूलन पर हम बात नहीं करेंगे कि उनको भाई समाप्त कर देना चाहिए। जैसे पुनर्विचार करने का समय आ गया तो हम 7वीं अनुसूची को समाप्त करने की बात नहीं करेंगे, अरे हाँ हाँ क्रांतिकारी विचार से आप दीजिए, अरे खत्म करिए 7वीं अनुसूची को, ऐसा ऐसा ऐसे विचार आपको नहीं देने भाई। यहाँ पर ये जो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा यदि ये सब चीजें ली गई हैं तो बहुत सोच समझ कर ली गई हैं। आपको सम्मान के साथ इसमें सुधार देने तो दे दीजिए, लेकिन इसके समाप्त करने के पक्ष में कुछ नहीं लिखना है आपको। वैसे जब आप दूसरे देशों की किसी व्यवस्था को अपने देश के संविधान में लागू करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा बचना होता है। जैसे शैडो कैबिनेट क्या है, यूके में है, तो वहां पर हम अपने भारत के संदर्भ में क्या करेंगे, पक्ष में एक बार बात लिखेंगे कि शैडो कैबिनेट आने से कार्यपालिका ज्यादा उत्तरदायी होगी, लेकिन कुछ नकारात्मक भी हैं। लेकिन बाद में आप निष्कर्ष में लिखेंगे, संतुलित निष्कर्ष में, कि देखिए भैया शैडो कैबिनेट जो व्यवस्था है हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में देखेंगे तो जो न्यायपालिका है वो संसद पर कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन मतलब न्यायपालिका यहाँ मजबूत है और संसद से, या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपने यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन यूके में क्या है, वहां पर संविधान की सर्वोच्चता नहीं, संसद की सर्वोच्चता है। तो संसद पर कंट्रोल करने के लिए तो वहां शैडो कैबिनेट जरूरत है, लेकिन यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। और यूके में न्यायपालिका कमजोर है, तो कुछ इस तरह से करके हम निष्कर्ष की समाप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब शैडो कैबिनेट व्यवस्था को अपनाने के पक्ष में पूरी तरह से हम बात नहीं लिखेंगे। वैसे ही यदि मैं एक एग्जाम्पल और आपको दूं कि जो संसदीय, एक प्रश्न ये मान लीजिए आ जाए आपके सामने कि क्या वर्तमान में संसदीय प्रणाली को छोड़ करके हमें अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेना चाहिए। अब जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है ये कहाँ है, यूएसए में है। अब इस व्यवस्था को अपना लेना चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यदि मुझे ये लिखना होता तो आप सबसे पहले संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है संक्षेप में सबसे पहले बता देते। फिर इसके बाद क्या वर्तमान में संसदीय प्रणाली को छोड़ करके, तो क्यों छोड़ करके, इसके बारे में बात कर लीजिए। सेकंड पैराग्राफ में क्यों छोड़ने की बात हो रही है भाई वर्तमान में, तो उसके बात कर लीजिए। तीसरे पैराग्राफ में बताइए चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेते हैं तो क्या फायदा होगा, उसके बारे में बात कर लीजिए। लेकिन अंततः फिर निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे भैया नहीं, हमें अध्यक्षात्मक नहीं अपनाना है, संसदीय प्रणाली में ही संतुष्ट हैं, यदि कुछ कमियां हैं तो इन्हीं में सुधार करेंगे। हम बचते हैं, यदि बाहरी देशों की कुछ व्यवस्थाओं को अपनाना होता है ना तो थोड़ा बचते हैं। यदि स्पेशली पूरा का पूरा प्रश्न इस तरह पे हो कि संसदीय प्रणाली को आप छोड़ करके अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेना चाहिए, तो यहाँ पर हम इस तरह के प्रश्नों में लास्ट में थोड़ा बचते हैं कि नहीं भैया नहीं अपना सकते। लेकिन कभी कभी जब संसदीय प्रणाली कोई प्रश्न आ जाए कि संसदीय प्रणाली में सुधार हेतु कुछ सुझाव दें, तो आप यहाँ पर सुझाव हेतु ये अलग से भले दे सकते हैं कि हमें अध्यक्षात्मक प्रणाली से कुछ सीख लेनी चाहिए, हमें एक द स्पीकर सदैव स्पीकर जैसे प्रावधानों को अपनाना चाहिए, कुछ ऐसे, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें पक्ष और विपक्ष और कैसे एक संतुलित निष्कर्ष तक पहुंचना है वो कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस से होगा, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो देखिए, तब ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला है। जब आप 100 से 150 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तब होगा, राइट। ओके, चलिए अब थोड़ा जरा सा प्रश्न आंसर पढ़ लेते हैं। सर ने क्या लिखा है, सर ने का आंसर की जो भूमिका है वो ये है, संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन हेतु विषयों को स्पष्ट करती है। ठीक है, इस केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उन विषयों को स्पष्ट करती है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि तुरंत नहीं, जैसे मैं अभी ऊपर भी बोल रहा था ना कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 246 में बता रहा था कि उसमें जो संसद और राज्य की विधानमंडल होती है उनकी विधायी शक्तियों का सीमांकन किया गया। यह सीमांकन, इसके बाद आप भी इस तरह से लिख सकते हो, राइट। यह सीमांकन जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है। आप बता दीजिए इसमें कि चलिए यहाँ लिख दिए विदेशी संबंध, बैंकिंग आदि जैसे विषय शामिल है, ये भी तरीका ठीक है। देखिए तरीका यही होती है। मतलब मैंने क्या, इसके पहले भी कई बार बोला कि भूमिका किसी एक ढांचे में आप बांध करके नहीं लिख सकते। यदि आप 7वीं अनुसूची का भी परिचय देना होगा तो हो सकता है कि अलग अलग हो। देखिए डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं। अब संघ सूची में आप विदेशी संबंध, बैंकिंग जैसे विषय लिख दीजिए। राज्य सूची में कृषि, जल लिख दिया गया। समवर्ती में वन एवं वन्यजीव, न्याय, प्रशासन। अवशिष्ट विषय भी एक होता है, आप ये भी लिख सकते हैं। अवशिष्ट विषय का मतलब ऐसे विषय जो तीनों में शामिल नहीं है, ना केंद्र में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती में है। अवशिष्ट विषय वो कहलाते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र का होता है, राइट। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे दोनों की चर्चा तुलना करके, कि मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कैसे लिखना है और ये देख करके आप तुलना कर पा रहे होंगे कि हमें कैसे लिखना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा विस्तार दे दिया गया कि अवशिष्ट विषयों एवं केंद्र सूची पर कानून केवल संसद बना सकती है। देखिए कितना अच्छे से समेट दिया गया, ये भी तरीका अच्छा है कि एक बार में ही लिख दिया गया कि अवशिष्ट और केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ संसद को है। इसके पहले का सबसे फर्स्ट वीडियो था मेरा, मैं वहां पर दिखा रहा था कि किसी स्टूडेंट की कॉपी थी, स्टूडेंट की ही थी शायद, उन्होंने किया था कि लिख दिया था ध्यानकर्षण प्रस्ताव और क्या बोलते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। बार बार जो प्रस्ताव शब्द यूज हो रहे थे, मैं वहां पर बताया था कि ध्यानकर्षण व अविश्वास प्रस्ताव एक ही बार लिख दीजिए ना। बार बार ध्यानकर्षण प्रस्ताव,
अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ प्रस्ताव से अच्छा है कि आप ये लिख दीजिए कि ध्यानाकर्षण व अविश्वास प्रस्ताव। तो वही तरीका कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अवशिष्ट विषयों और केंद्र सूची पर हम बार बार ये लिखें कि इस पर कानून बनाने का संसद का अधिकार है, 2 बार लिखें, इससे अच्छा है कि हम एक बार में लिख दें कि अवशिष्ट एवं केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका, संसद का है। वहीं राज्य सूची पर केवल राज्य, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों का है। आगे लिख सकते हैं कि विवाद होने की स्थिति में केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। अब आगे देखें तो 7वीं अनुसूची पर पुनः विचार आवश्यक क्यों है। ये देखिए, शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय सूची में लगभग 100 विषय हैं, इसके लिए है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को है, मतलब आप थोड़ा और यहाँ पर स्पष्ट हो सकता था कि संशोधन की शक्ति जैसे देखा जाए तो किसके संदर्भ में थोड़ा बात हो रही है, थोड़ा और स्पष्ट होता तो बढ़िया होता है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में हो रही है, ज्यादा शक्तियां संसद के पास है। ठीक है, आगे हम देखें तो तीसरा पॉइंट है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून केवल केंद्र, जबकि यूएसए में यह शक्ति राज्यों के पास है। मतलब आप देखेंगे कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अपने यहाँ किसको है, केंद्र को है, लेकिन यूएसए में राज्यों के पास भी है। फिर इसके बाद है जल एवं कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग हो रही है, क्योंकि जल और कृषि किसमें है, राज्य सूची में। यदि इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाएगा तो ये कृषि बाजार में एक रुकता आएगी, जो जल विवाद है, जो जल का ज्यादा अपव्यय हो रहा है वो कम होगा, जल विवादों का समाधान निकलेगा, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि आप ये भी ऐड कर सकते थे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों, अब आप कमेंट करके बताइए वो 5 विषय कौन है, तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख भी रहे हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, राज्य सूची यहाँ पे इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि राज्य सूची के 5 विषयों को उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे अब बढ़ करके कितने हो गए, 52 हो गए हैं, और राज्य सूची में जो विषय 66 थे वो कम होकर के 61 हो गए हैं। तो कर केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, ये पॉइंट ऐड हो सकता है, राइट। देखिए, जब भी मैं सजेशन यहाँ पर देता हूँ ना कि ये कुछ पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, तो इसका ये मतलब कभी भी मत निकालिएगा किसी भी टॉपर्स की कॉपी में जब भी डिस्कशन करूँ कि फिर कैसे कोई टॉपर बन सकता है जब ऐसे ही आप कमियां गिना दे रहे हैं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज की कॉपियां हैं, टेस्ट इसीलिए दिए जाते हैं कि आप टेस्ट दें तो आपकी कमियों को बताया जाता है, वहाँ पे उन कमियों को देखते हैं, तभी आप जब रियल में मेंस एग्जाम लिखने बैठते हैं तो वो गलतियां नहीं करते जिससे आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद आप ये नहीं कैसा अनुमान किसी तरह का इधर उधर लगाइएगा कि फिर कैसे कोई टॉपर्स बन सकता है, राइट। तो ये पॉइंट एक ऐड हो सकता है। एक पॉइंट ये ऐड हो सकता है कि अधिकांश सार्वजनिक वस्तुएं स्थानीय सरकार के स्तर पर कुशलता पूर्वक वितरित की जाती हैं। ऐसे में स्थानीय निकायों को सशक्त करने हेतु एक चौथी अनुसूची वर्तमान में होनी चाहिए। 1935 के एक्ट पर अधिकांश प्रावधान आधारित है आदि। ये कुछ और पॉइंट ऐड हो सकते हैं, राइट। अब देखिए आगे की राह क्या हो सकती है। असहमति न दिखाते हुए अब हम कुछ इस संदर्भ में भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए तथा उसके सुझावों को लागू करना चाहिए। चलिए ठीक है, ज्यादा अच्छा होता ना कि ये पॉइंट पहले होता तो मजा आ जाती कि ये पॉइंट मैंने कहा है ना कि आपको जब पॉइंट हो आपके सामने 4, तो चारों में से सबसे सर्वोच्च और प्राइमरी में किस पॉइंट को रखना चाहिए ये क्षमता आनी चाहिए। हो यहाँ आंसर लिखने के दौरान थोड़ा पॉसिबल कम होता है कि आप ये पॉइंट लिखे तब शायद याद आया यार ये भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अब आपने इसको पहले लिख दिया है। तो लेकिन एक आदत अपने अंदर ये हैबिट डालनी होगी कि हमें जो सबसे ज्यादा तथ्यों के साथ है, एग्जाम्पल के साथ है, उनको हम प्राथमिकता दें, तो इसको पहले लिख सकते हैं। इस संदर्भ में सरकारी एवं पुंछी आयोग की अनुशंसाओं का पालन करना चाहिए। कई सारे बच्चे अनुशंसाओं को लिखने लगते हैं विस्तार से, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। वो जरूरत जहां रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे, अभी यहाँ सब जगहों पर जरूरत नहीं है कि विस्तार दें। इन मुद्दों हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिषदों एवं जीएसटी परिषदों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संघवाद को बढ़ावा देते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में है कि 7वीं अनुसूची में सुधार समय की मांग है तथा इस संदर्भ में उचित प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन एक ये निष्कर्ष हो सकता है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची भारतीय संघ का आधार है। अब यहाँ से मैंने थोड़ा इधर से इधर ले गया हूँ कि 7वीं अनुसूची भारतीय संघ का आधार है। ऐसे में केंद्र को आत्मसंयम का परिचय देना चाहिए। यदि केंद्र जिस तरह के संशोधन कर रही है कि विषयों को इधर उधर कर रही है, भाई संविधान सभा के सदस्यों ने संसद को शक्ति दी है तो वो करेगी, लेकिन हम एक अलग तरह से उन पर एक नैतिक दबाव के लिए ये लिख सकते हैं कि भाई देखिए ये जो शक्ति है वो तो संसद के जो सदस्य हैं उन्होंने, जो संविधान है वो जो तो दिया ही है संसद को, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि ऐसे में केंद्र सरकार को आत्मसंयम का परिचय देना चाहिए और 7वीं अनुसूची में कोई भी परिवर्तन या सुधार राज्यों को साथ लेकर और केंद्र व राज्यों के बीच उचित सहमति विकसित करके ही किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह से हम निष्कर्ष लेकर के समाप्ति कर सकते हैं। कुछ मत लिखिए, बस इतना लिख करके समाप्त करिए, ठीक है। विकसित करके ही किया जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो विवाद बढ़ रहे हैं केंद्र राज्य के बीच में वो विवाद कम होंगे, राइट। तो इस तरह से हम निष्कर्ष की समाप्ति कर सकते हैं। ऐसे लिखा जाना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत कुछ आप शायद सीखे होंगे। कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।